हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण का इतिहास क्या है। ये जो टॉपिक है ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो ना तो ये ज़रूर ही पूछा जाता है कि 1986 की शिक्षा नीति क्या है, 2005 की शिक्षा नीति क्या है, ठीक है, 1996 से 1986, 1968 इस तरह से भी कुछ शिक्षा नीतियाँ हैं जिनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है ये अपनी 2005 इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक है उसी को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके बाद जो हमारे बाकी भी जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे करके आपको जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 1946 है, ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिखा है कि 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग के गठन के बाद, ठीक है, 1964 में एक भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद क्या किया कि आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें की गई सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, 24 जुलाई 1968 में पहली बार भारतीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की घोषणा की गई। यहाँ पर ये उन्होंने बताया है कि 1964 में एक भारतीय शिक्षा आयोग था, उसका गठन किया गया और इस आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की और फिर उन सिफारिशों को मानते हुए क्या किया कि 24 जुलाई 1968 में पहली बार भारतीय शिक्षा नीति को जो है वो बना दिया गया, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 हम कहते हैं। अभी मैं इसका हिस्ट्री बता रही हूँ, ठीक है, सीधा मैं 1986 नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद हम इसके आगे चीज़ें करेंगे। आगे आता है कि 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद जनता दल सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति 1979 में लाई गई। देखो, आपको पता है कि 1977 में क्या हुआ था, हमारे चुनाव हुए थे, जिसमें क्या क्या था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो अपना जनता दल है ना, उस टाइम की एक पार्टी थी, वो हमारी 1977 में जो है वो सरकार में आ गई और उसने क्या किया, उसके बाद उन्होंने 1979 में एक नई शिक्षा नीति को ही बना डाला, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आ गई, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे अमल में नहीं लाया गया, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि 1977 में क्या हुआ कि हमारी सत्ता जो है उसमें थोड़े से परिवर्तन हुए और जनता दल जो थी वो सरकार में आ गई। फिर उसने क्या किया कि 1979 में उसने क्या किया, एक नई शिक्षा नीति को उसने लागू कर दिया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे देश में हो गई, जिसकी वजह से क्या किया था कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई थी इसको बिल्कुल लागू नहीं किया गया। अंत में 1986 में इस शिक्षा नीति को संसद में पास किया गया और इसकी कार्य योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से प्रकाशित किया गया। तो अब ये बताने की कोशिश की है कि 1977 में जनता दल ने एक नई शिक्षा नीति को बनाया था, ठीक है, 1979 में जो है उसको बनाया था, लेकिन कुछ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी जिसकी वजह से जो है उसको अमल में नहीं लाया गया। फिर बाद में क्या किया कि 1986 में जो है ये जो 1986 है इसमें इस शिक्षा नीति को संसद के सामने पेश किया गया और बाद में जो है इसको उन्होंने जो है वो स्वीकार कर लिया। अब आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की पहली ऐसी नीति बनी जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। याद रखना, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है ना ये भारत की पहली एक ऐसी नीति बनी थी जिसमें उन्होंने इसकी परियोजनाएं क्या होंगी, योजनाएं कैसे करनी है, काम कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी उसमें ही मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। अब आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज। अब दस्तावेज की हम बात करते हैं, इसमें ये आता है हमारा कि अब किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, धीरे धीरे करके इसमें हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ में ये की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज को क्या किया, उन्होंने 12 भागों में विभाजित कर दिया,
ठीक है, क्या किया उन्होंने कि जो 12 हमारे भाग हैं उसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से 12 भाग थे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम पहले की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो प्राइम्बल को रखा, यानी प्रस्तावना लिखी। फिर उन्होंने शिक्षा का सार और शिक्षा की भूमिका क्या होगी ये वाला पार्ट बना दिया। फिर राष्ट्रीय प्रणाली बना दी। फिर समानता के लिए शिक्षा, ये भी एक भाग जो है उन्होंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 5वां किया, विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक पुनर्गठन कर दिया। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा का भी व्यवस्था की। फिर 7 में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी हमारा इसमें और आते हैं, ये कुछ 4 चीज़ें और हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 8वां है, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को ही नया मोड़ उन्होंने दे दिया। ठीक है, अध्यापक भी उसमें देखे गए कि अध्यापक किस तरह के होने चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी उन्होंने इसमें बता दिया कि हम किस अध्यापक को इसमें जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का प्रबंध, यानी कि शिक्षा किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, उन पुस्तकों को किस तरह से उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस उम्र के बच्चों को सोच के ऐड करनी है, वो सब भी चीज़ें उन्होंने की। फिर संसाधन और समीक्षा, यानी कि हम संसाधन जो है वो कैसे जुटाएंगे, उनको कैसे हम लोग करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये भी चीज़ उन्होंने इसमें शामिल की। और भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें सोची कि आज हम जो काम कर रहे हैं इसका हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी थी। ठीक है, अब हम इसके कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल सिद्धांत, यानी कि कुछ हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, जैसे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि पूरे देश में 10+2+3 संरचना, आपने पता है कि एक ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 इस तरह की कुछ संरचनाओं को उन्होंने ऐड किया। दूसरा पॉइंट आता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की भी प्रावधान उन्होंने इसमें किया। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा में अवयव पर रोक। प्राथमिक शिक्षा में जो अवयव होते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी उन्होंने इसमें काम किया। 4th पॉइंट आता है स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्त्री निरक्षरता उन्मूलन व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण पर भी बल दिया। देखिए 4th पॉइंट कितना ज़्यादा अच्छा है। 4th पॉइंट में उन्होंने गर्ल एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए भी काम किया और इसके लिए उन्होंने स्त्री निरक्षरता उन्मूलन और व्यावसायिक व तकनीकी जो प्रशिक्षण होता है उस पर भी बल दिया। कहने का मतलब ये है कि हर एक जो औरत है, हर एक जो लड़की है, बच्ची है, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर किसी को जो है वो व्यवसाय में, तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह से प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी उन्होंने इस चीज़ में ऐड किया। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट में लिखा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर गुणात्मक और सामाजिकता की दृष्टि से विशेष ध्यान देना। अल्पसंख्यक आपको पता है क्या होता है? अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनकी संख्या समाज में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देगी या उनको कोई चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं करेगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा पर गुणात्मक, यानी कि उनको जो शिक्षा दी जाएगी उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और सामाजिक दृष्टि से भी उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे ठीक है, ये चीज़ भी हमारी इसमें की गई थी। 6 पॉइंट है विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर बल। ठीक है, 6 पॉइंट में लिख रखा है कि जो अपंग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन पर भी पूरा पूरा इसमें ध्यान दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं हो जाए कि कोई डिसेबल्ड बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको हम पढ़ने के लिए बिल्कुल भी उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें रैंप भी बनाए जाते हैं ताकि जो व्हील चेयर पर बैठे जो डिसेबल बच्चा होता है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है और उस पर व्हील चेयर भी नहीं चढ़ाई जा सकती है। इसलिए क्या करते हैं, रैंप बनाते हैं ताकि बच्चे को जहाँ भी क्लास में एजुकेशन मिल रही है, जहाँ क्लासेस लग रही हैं, वहाँ पर वो बच्चा आराम से जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ भी 6 पॉइंट में उन्होंने पूरा पूरा ध्यान दिया था। 7 पॉइंट है प्रतिभावान बच्चों के विकास के लिए
गति निर्धारक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रतिभावान बच्चों के विकास के कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। वो कुछ क्षेत्र में होता है ना कि बच्चे को देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा ये काम कर सकता है, चाहे वो डांस के क्षेत्र में हो, सिंगिंग के क्षेत्र में हो, ड्राइंग करना चाहता हो, या कोई हेलीकॉप्टर से संबंधित कोई नई टेक्नोलॉजी करना चाहता हो, कुछ इन्वेंशन करने के उसके अंदर माइंड में कुछ चीज़ चल रही है, तो ऐसे बच्चे को भी हम पूरी अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ भी वहाँ पर इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा गया। 8 पॉइंट आपके सामने आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हायर एजुकेशन हमको दी जाती है उसमें हमने कुछ ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल चैप्टर्स को उसमें ऐड करना है, जिससे कि बच्चा जब स्कूल पूरा कंप्लीट करके जाए या फिर जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो वो अपना कुछ व्यवसाय कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी आजकल की भी कुछ ऐसी बुक्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको सिर्फ रट्टा ही मरवाया जाता है। उस लैंग्वेज को सिखाना कैसे है, कैसे उसको आएगी, इस पर कम ध्यान देते हैं। जैसे मैं स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या होता है कि इतना सारा सिलेबस भर भर के दे देते हैं कि बच्चे का जो ध्यान जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर ही जाता है, वो उन चैप्टर्स को याद कर लेता है। लेकिन हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे जाना चाहिए कि बच्चे को इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश को कैसे बनाना है, सेंटेंसेस कैसे बनाना है, बोलना कैसे है, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में, क्या है, चैप्टर भर देते हैं उसमें, ठीक है, पूरी तरह से, और बच्चा चैप्टर याद करने में ही लगा रहता है। तो उससे क्या होता है, बच्चा सिर्फ रटता ही रह जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हम हायर एजुकेशन में जो चैप्टर्स को ऐड करेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर को भी ज़रूर ऐड करेंगे जो कहीं ना कहीं उसको काम दे सकें, फ्यूचर में कुछ व्यावसायिक सोच उसकी डेवलप जो है वो कर सकें। क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 9 है वो कहता है शिक्षा के द्वारा मूल्य विकास किया जाएगा। मूल्य यानी कि शिक्षा के द्वारा हमारी जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, उनको भी डेवलप कराया जाएगा कि हमारे जो बड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, हमारे जो टीचर्स हैं उनके पैर छूने हैं, उनको नमस्कार करना है, घर में कोई आता है तो उनको किस तरह से आपने उनका स्वागत करना है, पानी वगैरह को पूछना है, ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है, मम्मी पापा से भी प्यार करना है, उनका कहना मानना है। तो ये सब क्या है, ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हर एक बच्चे को आनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है वो गालियाँ भी देता है, ठीक है, बहुत कुछ गंदी लैंग्वेज भी वो यूज़ करने लग जाता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसे सिखाया जाता है कि आपको किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, यानी कि आपको गालियाँ नहीं देनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी वहाँ पर जो है हमको बच्चे को सिखाई जाती हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट भी हमारा अच्छे से मेंशन किया गया है। अब हमारा 10 पॉइंट आता है, इसमें 10 पॉइंट कहता है कि पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। 10वां पॉइंट कहता है कि जो हमारी बुक्स है ना उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक आपने मोटी सी छाप दी है और उसके अंदर कुछ अच्छा सा लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका एक मीनिंग हो, कहीं ना कहीं बच्चे को वो प्रभावित करती हो, बच्चे को उससे कुछ ना कुछ सीख मिल रही हो, इस प्रकार की बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। लेखन को प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को ऐसे राइटिंग कंपटीशन में डालते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो एक कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने एक बच्चे को बोला है कि आप गाय पर जो है वो कुछ ऐसे लिखो, तो बच्चा कहीं ना कहीं गाय के बारे में सोचेगा, उसके बारे में लिखना शुरू करेगा। तो इस चीज़ को भी हमें पूरी तरह से प्रोत्साहन देना है। पुस्तकालयों आदि की उचित व्यवस्था की जाएगी। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की भी पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में, कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी ज़रूर मिल जाती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि कई बार आपको सिलेबस भी लाइब्रेरी की बुक्स में मिल जाता है। दूसरा कुछ कहानियाँ, समाचार पत्र, ये भी सब चीज़ें लाइब्रेरी में जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वहाँ पर कुछ भी नॉलेज ज्ञान कर सके जो आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ भी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। 11वां पॉइंट है
गणित व विज्ञान की शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी बच्चे को गणित सिखाना है या फिर मैथ सिखाना है तो हमको क्या है, जो आधुनिक तकनीकी उपकरण हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना है। जैसे कि आज के समय में हो चुका है, आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। प्रोजेक्टर में आप बच्चे को पिक्चर दिखा सकते हो, कोई वीडियो भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर साइंस में उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जो है वीडियो चलाकर भी उसको बता सकते हो कि आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैथ को भी एक टीचर के रूप में वहाँ पर वीडियो दिखा सकते हो, कोई इमेज दिखा सकते हो। तो इस तरह से हमें जो है वो गणित और जो हमारा मैथ और जो हमारा साइंस है उसको भी हम सिखाना चाहिए। ये भी उन्होंने इस चीज़ में ऐड किया है। हमारा 12 पॉइंट आता है, प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा भी हमको जो है पूरी तरह से दी जाएगी कि हम एक ऐसी एजुकेशन बच्चे को दें जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। ये चीज़ भी 12 पॉइंट में हमारा किया जाएगा, ठीक है। 13 पॉइंट में हमारा ये लिख रखा है, कार्यानुभव को प्रत्येक स्तर की शिक्षा पर अनिवार्य किया जाएगा। कार्यानुभव का मतलब है कि जो बच्चे ने काम किया है और उसको कितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर भी बच्चे को जो है वो शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी हमारा 13 पॉइंट में दिया गया है। 14 पॉइंट है, शिक्षक का चयन योग्यता। शिक्षक का चयन, ठीक है, शिक्षक का चयन योग्यता में ये लिख रखा है कि हमने किस टीचर को जो है वो हायर करना है। ये हमें हायर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, उसकी डिग्रियां उसने कहाँ से प्राप्त की हैं, ठीक है, और वो बोलने चालने में कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह की, कहीं कोई नशीले पदार्थ कैसे होता है ना कि कोई जुआ वगैरह तो नहीं खेलता। क्योंकि टीचर, आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ टीचर को ही फॉलो करते हैं, उनके फेवरेट टीचर बन जाते हैं। तो जैसा उनका टीचर करता है बच्चे भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमें एक टीचर को हायर करना है तो ये देखना होगा कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स और लाइक्स भी क्या हैं, वो नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं करता है। ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होगी। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिक के आधार पर, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारी जो टीचर है वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से बात करता है, ये चीज़ भी उसमें नोटिस की जाएगी। तभी हम एक टीचर को बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कुछ अपने प्रिंसिपल, जो मूल यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो कि 14 हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण क्या हैं, यानी कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ अच्छी बातें क्या हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कुछ अच्छी बातों के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी पॉइंट आती है अच्छी बात में, वो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें इसको पूरा करने की योजना भी साथ में ही प्रस्तुत की गई थी। ये भी इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दूसरा है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया, ठीक है। याद रखना कि हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारी एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया और इस पर बजट का 6% खर्च करने की भी बात की गई, यानी कि हम अपनी एजुकेशन पर 6% खर्च करेंगे, ये भी इन्होंने बोल दिया। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित संरचना के अनुसार पूरे देश में 10+2+3 की जो संरचना है उसको लागू किया जाएगा। ये चीज़ भी उन्होंने यहाँ पर बोल दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, 14 पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान भी चलाया गया, जिससे 90% स्कूलों को इस योजना का लाभ भी मिला। यानी कि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की वजह से क्या हुआ, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरू किया गया था, जिससे कि कम से कम 90% स्कूल ऐसे थे जिनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी मिला था, ठीक है। हम उसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है कि ये वाला पॉइंट है, इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नीति निर्धारित विश्वविद्यालय भी बनाए गए थे। यानी कि इस नीति के अंतर क्या क्या था कि गाँव में, जो हमारे गाँव के इलाके हैं उसमें भी बहुत सारे स्कूल जो है वो खोले गए थे, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये वाला कि इस नीति की घोषणा के बाद
1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी खोले गए। देखिए इस नीति से कितने सारे फायदे हुए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया है, गांव में भी स्कूल जो है, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब कुछ खोल दिए। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी उन्होंने वहाँ पर खोल दिया। ये भी कितनी अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने के साथ साथ उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा शर्तों में भी सुधार जो है वो किए गए। इसमें ये बोला है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा, और दूसरी बात है उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर उनको जो है वो कुछ जैसे वो देते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन देते हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। ये भी उन्होंने इसमें बोला, ये कि जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षाओं को विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया। इन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके तहत जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें विश्वसनीयता लानी है, कि जो भी हम एग्ज़ाम बच्चे से दिलवा रहे हैं वो प्रॉपर हो, उसमें नकल ना हो, कोई पेपर लीक ना हुआ हो किसी के पास। ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम जो है वो परीक्षा में डालेंगे, ताकि हर किसी कोई बच्चा इससे आराम से चीज़ें कर सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट और हमारा आता है वो है शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर अधिक बल दिया गया, जिससे शिक्षा सर्वसुलभ जो है हमारी हो सकती है। यानी इसमें ये बोला कि हमारे जो शैक्षिक अवसर हैं उस पर भी और ज़्यादा बल दिया गया, कि जहाँ भी बच्चे को एजुकेशन मिल सकती है वहाँ उसे भेजना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारे कुछ इसके गुण भी आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आपके लिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ दोषों की बात करते हैं, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जिससे कि कुछ नुकसान भी हुए होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज़ हो हमारे समाज में जिसका कोई फ़ायदा भी है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हमें देखने को मिल ही जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कुछ हम डिसएडवांटेजेस यानी ये दोष के बारे में भी बात करते हैं। पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो देखने को मिलता है कि, ठीक है, इसमें लिखा है इस नीति में शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, परंतु परिवेश यानी कि एडमिशन के समय शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ी धनराशि लेना शोषण को बढ़ावा देता है। सिंपल सी बात है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, इन्होंने बोला कि जब आपका एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है, आपको एडमिशन होगा तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी आप किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और एंट्रेंस टेस्ट आप देते हो तो वहाँ पर आपको फ़ीस भी भरनी पड़ती है उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आप सीटेट का एंट्रेंस देते हो, यूपी टेट का देते हो, आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो ना, तो वहाँ पर आपको देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको पैसे भी भरने पड़ते हैं। तो इसका एक यही डिसएडवांटेजेस है कि शिक्षा नीति ने तो बोला था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तो बोला था कि हम जो है कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है, बच्चों से जो है वो धनराशि ली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे सामने आ जाता है। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बनाए गए जो प्राथमिक स्कूल थे उनके भवन बहुत ही घटिया थे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ के हटे थे इसके गुण में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी हमने बनाया था, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल बनाए गए थे ना, उनकी बिल्डिंगें बहुत ही घटिया बनाई थी। ठीक है, उनमें कोई भी अच्छे से सीमेंट, रेता, बजरी का यूज़ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया गया था, उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही गंदे तरीके से बनाया था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज आता है। इसके अलावा जो फर्नीचर, अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गई वह भी बहुत ही निम्न किस्म के थे, यानी कि जो फर्नीचर होते हैं ना अपने जैसे बच्चे बेंच पे बैठते हैं, चौक वगैरह, ब्लैक बोर्ड, ये सब भी बहुत ही घटिया वे में जो है वो यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो इसका एक ये भी डिसएडवांटेज आता है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए नवोदय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं ना कि बच्चों का जो हमें डेवलपमेंट करनी है, उनको बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं, मौके देने हैं, इसके लिए है जो है हम उनको नवोदय विश्वविद्यालय भी खोलेंगे, लेकिन इसमें लिखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई नवोदय स्कूल नहीं ढंग से खोला गया जिसमें बच्चे जो है वो जाके पढ़ सकें। ये चीज़ भी बहुत ही बुरी हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद आता है कि
ठीक है। उसके बाद आता है कि जिनके लिए ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। जो पेरेंट्स गरीब हैं, जो बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो इन सब लोगों के लिए इस पॉलिसी को अपनाया गया था, इस शिक्षा नीति को अपनाया गया था। लेकिन जिनके लिए ये काम किए गए थे उनको ये फ़ायदा इसका बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने इस टॉपिक के आपको जो है वो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज हो गए, ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, और इस तरह से बता दिया कि कुछ दस्तावेज किस किस प्रकार से इनको जो है वो बांटा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी पूरी तरह से यहाँ पर इतिहास से लेकर पूरे आज तक की मैंने सारी कहानी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।